नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टैटिक विद शिव में। हम लोग एक श्रृंखलाबद्ध रूप से चल रहे थे और श्रृंखलाबद्ध रूप में हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने CDP के बारे में देखा, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में देखा, उसके पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व किया। उसके बाद फिर हमने EVS का एक पार्ट कंप्लीट किया, फिर हिंदी का किया, फिर मैथ का किया। आज फिर बारी है हमारी EVS पेडागोजी की, मतलब EVS के पेडागोजी का हम पार्ट 2 लेने जा रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से हमने क्या कवर किया है, NCERT जो आपकी आती है 3 से 5 की, और NCERT 3 से 5 की जो EVS की रहती है, यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। और ये 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप NCERT पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे, अंधी नहीं लगा पाएंगे, इतना दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये थीम पे बेस होती है पूरी आपके NCERT EVS की 3 से 5 की। तो थीम मुख्य रूप से क्या होती है, परिवार और मित्र होता है, भोजन होता है, जल के बारे में बताया जाता है, आश्रय मतलब रहने का स्थान बताया जाता है, यात्रा के बारे में बताया जाता है, और क्या क्या निर्माण किया जा सकता है इसके बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है ये भी जान लीजिए। तो इस क्लास के अंतर्गत आपको EVS की पेडागोजी कंप्लीट करनी है और उसके बाद NCERT क्लास 3 to 5 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 क्वेश्चन बताऊंगा, पर 15 क्वेश्चन से कम 60 प्रश्नों को कवर करूंगा मैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपके EVS में 25 से नीचे नहीं आएंगे। अब देखिए, मैं पूरी 30 में 30 की गारंटी नहीं ले रहा हूं, पर हाँ बिल्कुल 25 से नीचे नहीं आएंगे, और 30 में 30 भी आएंगे, ये भी गारंटी ले सकता हूं अगर आप लगातार सभी वीडियो हमारी देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्नों पर आते हैं। 17 जनवरी 2022 का ये पेपर है, और इस पेपर में बहुत पेपर कठिन था, और पेपर में EVS का बहुत बढ़िया पोर्शन देखने को मिला है। NCERT से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे उठाए गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और समझिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है। और जिन्होंने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियोस के लिए, तो दिमाग में रखिएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगातार वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको नीचे दे दिया है। क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रश्नों पर आते हैं सीधे डायरेक्ट, ठीक है। देखिए EVS की बात करेंगे हम लोग, और EVS में हम लोग EVS के इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग पूछे गए 30 प्रश्नों को करेंगे, और इस 30 प्रश्नों से हम लोग अपने 60 से 70 प्रश्नों को कवर कर लेंगे, क्योंकि पूरी व्याख्या करके मैं बताऊँगा क्यों ऑप्शन होना चाहिए और क्यों ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं अभी बता रहा था, टेलीग्राम चैनल जिसको चैनल ज्वाइन करना है PDFs के लिए, तो वो बिल्कुल ज्वाइन कर सकता है। यहीं पर हम नोटिफिकेशन वगैरह देते हैं अगर क्लास लेनी होती है हमें, तो ठीक, तो ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक आपको नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप कोई ऐसी कोई परेशानी होती है, कॉन्टैक्ट करना है, तो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दे रखा है, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एकदम फ्री वीडियो है, कोई पैसा नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, ना ही PDF का कोई चार्जेस है, ना ही स्टडी मटेरियल्स का कोई चार्जेस है, ठीक है। बस आप पढ़िए हमारे साथ, और अगर आपके नंबर 120 प्लस आते हैं तो बिल्कुल एक बार आप इन्फॉर्म जरूर करिएगा हमें पेपर के बाद, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा EVS का। देखिए सिंपल सा, मैंने कहा ना थीम बेस है, और थीम बेस में एक थीम बताई थी आपको, खान पान, ठीक है। अब ये खान पान मतलब क्या, कहाँ पर खाया जाता है, उसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। और इसी से संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्यों के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है। तो पंजाब, याद रखिएगा पंजाब, राजमा चावल, छोले भटूरे, लस्सी, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, ये सब पंजाब का लोकप्रिय भोजन होता है। तो राजमा चावल और छोले भटूरे आपके पंजाब के मतलब लोकप्रिय भोजन है, ठीक है। अब भोजनों से थोड़े क्वेश्चन आते हैं, और भी राज्यों से पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं गुजरात की, देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है गुजरात। अगर आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में आपको ढोकला मिलेगा। अब देखते हैं ढोकला जो होता है पीला पीला, ठीक है, वो गुजरात की एक डिश होती है। ढेबरा एक नाम की डिश होती है, ठीक है। ढोकला, ढेबरा, हांडवा, ये सब आपकी गुजरात की फेवरेट डिश होती हैं, ठीक है। और उसके बाद गुजरात के बाद अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, गुजरात आपने लिख लिया, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में आपका इडली, साउथ साइड जाएंगे ना तो इडली, बड़ा, डोसा, ये सब आपका फेवरेट भोजन होता है। असम की बात करते हैं, थोड़ा असम देखिए, असम में क्या होता है कि एक बोरा नामक चावल की किस्म पाई जाती है, बोरा नामक चावल की एक किस्म पाई जाती है, जिसके साथ हम चिकन या सुअर का मांस खाते हैं, चिकन या सुअर का मांस खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दिमाग में रखिएगा, असम में क्या होता है, चावल के साथ चिकन या सुअर का मांस खाया जाता है, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। गोवा सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, गोवा में क्या होता है, तो नारियल के तेल में, याद रखिएगा,
नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है। कहाँ पर? गोवा में। नारियल के तेल में पकी हुई मछली गोवा में। और अगर पूछ लिया जाए सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहाँ पर खाई जाती है, तो सरसों के तेल में पकी हुई जो मछली खाई जाती है वो आपकी खाई जाती है जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर। गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है, मतलब फेवरेट भोजन है वहाँ का, और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है। और बात करते हैं, जैसे केरल बहुत पूछा जाता है, केरल में टैपियोका खाया जाता है नारियल के तेल में तलकर, ठीक है। टैपियोका खाया जाता है, टैपियोका दिमाग में रखिएगा, टैपियोका खाया जाता है। और कुछ बचा आपका? नहीं, तो बस इतना ही बचे आपके। यहाँ से आपके मुख्य रूप से भोजन होते हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं, इतने भोजन। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया राजमा चावल छोले भटूरे कहाँ से, तो पंजाब से खाए जाते हैं। गुजरात की मैंने आपको बात बताई, ढोकला हो गया, हांडवा हो गया, डबरी हो गया, ये सब गुजरात का होता है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। असम की बात करते हैं तो ये बोरा नामक चावल के साथ एक चावल की किस्म पाई जाती है यहाँ पर, बोरा, ठीक है, और उसके साथ चिकन या सूअर का मांस खाया जाता है। गोवा की बात करते हैं तो गोवा नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है। और याद रखिएगा गोवा में, और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वहाँ पर सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है। थोड़ा सा अंतर रखिएगा, गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई और सरसों के तेल में पकी हुई जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। और अगर केरल की बात करते हैं तो केरल में टैपियोका खाया जाता है, मतलब टैपियोका एक होता है टैपियोका, और इसको नारियल के साथ खाया जाता है, नारियल की चटनी के साथ। तो ये दिमाग में रखना है। तो ये आपके एनसीईआरटी थीम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं। इससे पहले मैंने जो बताया था वहाँ पर आपका नारियल के तेल वाला क्वेश्चन बना था, ठीक है। टैपियोका के बारे में क्वेश्चन बन चुका है इससे पहले की जो वीडियो है, ठीक है, वहाँ भी मैंने सभी के बारे में बताया, सभी खान पान के बारे में बताया, और यहाँ भी सभी खान पान के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको लगता है नहीं याद हो रहा तो छोटा छोटा करके लिखते चलिएगा ना, वीडियो पॉज करिएगा, लिख लीजिएगा लगातार, और बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा एनसीईआरटी में जो दिया है बस उन्हीं को पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें आपको नहीं देखनी है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे, और भुज किस राज्य में है? तो भुज आपका कहाँ है भैया, बताइए। भुज आपका कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में भी देखा आपने क्या खाया जाता है, ढोकला खाया जाता है, हावड़ा खाया जाता है, हांडवा, ढेबरा, ये सब चीज़ें कहाँ पर? गुजरात में। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका पिछली, इससे पहले वाली शिफ्ट में, मतलब इसके बाद वाली 22 जनवरी 2022 में पूछा गया था। और क्वेश्चन पूछा गया था भुज में भूकंप, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था? तो 26 जनवरी 2001। 26 जनवरी एक इंपॉर्टेंट डेट होती है हमारे लिए, तो याद रखना है आपको, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप आया था। और ये भी याद रखना है भुज कहाँ पर है, तो भुज कहाँ पर है? तो भुज हमारा गुजरात में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए किस राज्यों के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं? इन घरों की छतें ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। तो ये दिमाग में रखना है, ऐसे घर है जहाँ पर ज़्यादा पानी बरस रहा होगा वहाँ पर घर खंभों, बांस के खंभों से बनाए जाएंगे, और ढालू बनाए जाते हैं कि पानी इधर से रुके ना पानी, और पानी लगातार गिर जाए नीचे ज़मीन में, ठीक है। तो 3 से 3.5 फीट, या फिर इसे कहीं पर आप देखेंगे तो 3 से 3.5 मीटर, और फीट में बात करेंगे तो 10 से 12 फीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऐसे कहाँ पाए जाते हैं, तो ऐसे पाए जाते हैं असम में, ठीक है। असम में ऐसे घर पाए जाते हैं। मैंने बताया एक थीम, इसीलिए मैं थीम की बात कर रहा हूँ, थीम पे पढ़ेंगे हम लोग, और इस थीम का नाम है आवास। जैसे वहाँ पर आपको देखा है आपने, जब आपने थंबनेल देखा तो वहाँ पर आवास भी एक शब्द दिखा था, तो ये रहने से संबंधित है। तो ऐसे घर जहाँ पर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर मकान बने होते हैं, बांस के खंभों पर असम में बने होते हैं, इतना आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कहाँ पर किस प्रकार के मकान पाए जाते हैं। तो जैसे आप हिमाचल में जाएंगे, ठीक है, हिमाचल के शिमला में पूछ लिया जाता है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है केवल हम वही पढ़ेंगे। तो हिमाचल के शिमला में जाते हैं तो आपके जो होते हैं वो मकान होते हैं पत्थर या लकड़ी के, पत्थर की बर्फ़ गिरती है ना, तो पत्थर या लकड़ी के मकान होते हैं जो ढालू, मतलब इस तरह से छतें तिरछी होती है उनकी भी, ठीक है। तो पत्थर या लकड़ी के मकान होते हैं, छतें तिरछी होती हैं। राजस्थान की बात करेंगे, गर्मी बहुत पड़ती है ना राजस्थान में, तो अब गर्मी पड़ेगी तो क्या मिट्टी के मकान बना देंगे। मिट्टी क्या करता है, मिट्टी के मकान लेपा करते हैं उससे, तो कहीं ना कहीं जो नमी होती है, जो गर्मी होती है वो बाहर के अंदर नहीं आ पाती, और अंदर की जो शुष्क हवाएं, मतलब शुष्क कह रहे हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो अंदर ही विद्यमान रहती हैं। तो
तो इसीलिए मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों के छत बनते हैं, मिट्टी के घर बनते हैं राजस्थान में, मिट्टी के घर व कटीली झाड़ियों की छत बनती है। कश्मीर की बात करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में रखिए, कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों में अलग अलग प्रकार के घर बनते हैं। कश्मीर की बात करते हैं तो झीलों पर घर बनते हैं, यहीं पर तो झील पाई जाती है। कौन सी झील है? डल झील, और एक नदी है झेलम नदी, ठीक है। झीलों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं? तो झीलों पर जो घर बनाए जाते हैं वो कश्मीर में बनाए जाते हैं, और इसे ना इसमें खिड़की बनाई जाती है, इसे डोब या डाब या डब कहते हैं, या डोब के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग नाम मिलेगा, डब कहते हैं या डोब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कैसे पत्थर या लकड़ी के घर बनते हैं, राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं, कश्मीर में झीलों पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर दो प्रकार की झीलें, जैसे एक डल झील बताया, पूछा जाता है कहाँ पर है, तो कश्मीर में। नर्मदा नदी पर भी, ठीक है, यहाँ पर भी घर बनाए जाते हैं, तो दिमाग में रखिएगा। और एक हाउस बोट चलती है यहीं कश्मीर में, जिसे कहते हैं डोंगा, डोंगा नामक हाउस बोट जानती है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि डोंगा नामक हाउस बोट कहाँ चलती है, तो कश्मीर में चलती है, ठीक है। और लेह की बात करते हैं, चौथे नंबर पे हम लेह की बात करते हैं, लद्दाख की बात करते हैं। तो यहाँ भी जो घर बनते हैं ना, ये 2 मंजिला घर बनता है। अब 2 मंजिला मतलब मान लीजिए ये 2 मंजिला आपका घर हो गया। जो नीचे की होती है यहाँ पर कोई खिड़की नहीं होती है, दिमाग में रखिएगा, जो नीचे वाली मंजिल होती है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। तो उसमें होता क्या है, तो भूतल में कोई खिड़की नहीं होती, यहाँ पर जानवर रखे जाते हैं, जो जानवर होते हैं, और जो आपके सामान होते हैं, जैसे लगेज वगैरह होते हैं, जो इंपॉर्टेंट सामान होते हैं, इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, जो ऐसे सामान जो आप लोग कोठरी के अंदर रखते हैं, तो वैसे सामान यहाँ पर रखे जाते हैं। तो 2 मंजिलों के, लेह में 2 मंजिलों के घर पाए जाते हैं। नीचे वाली मंजिल में जानवर या मतलब कोई खिड़की नहीं होती है, तो जानवर वगैरह रहते हैं। और घर की दीवारें मिट्टी या चूने की मोटी परत से ढकी होती हैं, जो दीवारें होती हैं ना, वो मिट्टी या चूने की परत से ढकी होती हैं। तो इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक। तो इतना आपके घर से हो गया, मैं फिर से पूरा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने देखा कि मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। कहाँ पर घर? तो असम में बनाए जाते हैं, बारिश बहुत होती है इस कारण, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में पत्थर या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, कश्मीर में झीलों पर घर बनाए जाते हैं, और झीलों में जो खिड़कियाँ होती हैं, देखिए कश्मीर में खिड़कियाँ होती हैं, ठीक है, जिसे डब बोलते हैं या डोब के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक हाउस बोट चलती है, मतलब हाउस बोट का मतलब एक ऐसी नाव होती है जिसमें बाकायदा पूरी तरह एकदम घर के लिए, जैसे आप घर में रहते हैं, बेड वगैरह पड़ा है, सोफा वगैरह पड़ा है, ठीक है, तो उस तरह पूरी वहाँ पर कार्यरत रहती हैं, सभी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, तो उसको डोंगा हाउस बोट के नाम से जाना जाता है। लेह की बात करते हैं तो 2 मंजिलों के घर होते हैं, निचली मंदिर में कोई खिड़की नहीं होती है, जहाँ पर जानवर आदि को रखा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे घर लेह में पाए जाते हैं। तो इतने आवास से आपको दिमाग में रखना है कि इतने आवास प्रकार के होते हैं। मैंने कहा मैं एक पोर्शन को उठाऊंगा और एक पोर्शन 30 प्रश्नों से आपके कम नहीं तो आपके 60 से 70 प्रश्नों को कराऊंगा यहाँ पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्या हो गया, देखिए मैंने एक और थीम बताई थी आपको, थीम का नाम बताया था यात्रा, तो ये यात्रा से संबंधित क्वेश्चन हो गया। तो ये सब ईवीएस की थीम्स हैं। ईवीएस जो है ना, आपका इन्वायरमेंट है, वो थीम पर आधारित है, ठीक है, और उन थीम को आपको पढ़ना होता है। तो थीम, अब चले हैं हम कहाँ से, देखिए रास्ता जानते हैं, ये थोड़ा सा आवास पर आधारित प्रश्न होगा आपका। तो हम चलते हैं कहाँ से, एक बार देखते हैं क्वेश्चन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन, मतलब नई दिल्ली से चलना प्रारंभ करते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी दे रखी है, मतलब आपका डिस्टेंस दे रखा है 432 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से पहले ही देखना है, आपने ये देखा किलोमीटर में, ऑप्शन देखा, ऑप्शन सब मीटर में है, तो इसका मतलब आपको उत्तर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। आपका अगर उत्तर किलोमीटर पर आवर में निकल रहा है तो आप डायरेक्ट उत्तर को चेंज करिएगा, यहाँ से चेंज करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ पर अभी पड़ा रहने दीजिए ऐसे, ठीक है। चलिए, कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को, 16 दिसंबर 2021 को कितने बजे से निकलती है? 21:45 पर। अपने 12 आवर की बात करते हैं तो ये होता है 9:45 पर, या फिर इसी को 21:45 कहें या 9:45 कहें। अगले दिन, अब भैया प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को 17, मतलब अगले ही दिन पहुंच जा रही है ना, 17 दिसंबर 2021 को कहाँ पहुंच जा रही है, कितने बजे? 5:45 में पहुंच जा रही है। अब देखो क्या करना है, अब आपको अब निकालनी है आपको यात्रा ट्रेन की औसत चाल। चाल बराबर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस आपकी दे रखी है ये। अब यात्रा से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आराम से कैलकुलेट करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपने क्या क्या दिया है, ये पूरा लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्या निकालना है, चाल निकालनी है, चाल का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक। अब आपको डिस्टेंस दे रखी है, टाइम एग्जैक्ट नहीं दे रखा है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 9:45 से 5:45।
अब इसको कई तरह से कर सकते हैं आप, या तो 9:45 से 5:45 कितना समय लग रहा है, या तो मैं सिंपल से कह रहा हूँ 15 मिनट इधर बढ़ा दीजिए तो 15 मिनट इधर भी बता दीजिए। ये बच गया 10 आपका और ये बच गया 6 आपका। अब ऐसे उंगली उठाइए, देखो गलती नहीं करनी है, आप उंगली में जोड़ो चाहे जैसे जोड़ो, आपको 1 नंबर लेके आना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सरल है। ठीक है, आपने 10 के बाद 10 से 11 1 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 कितने घंटे हो गए, तो आपके 8 घंटे हो गए। तो कवर करने में कितना समय लगा, तो 8 आवर्स लगे आपको। ठीक है, तो दिमाग में रखना है टाइम। डिस्टेंस आपका कितना हो गया, तो आपका जो डिस्टेंस हो गया, ठीक है, जो आपका डिस्टेंस मैंने दिया था, डिस्टेंस कितनी है 432 किलोमीटर और समय आपको लगा 8 आवर। अब इसको काटो, ठीक है, 8 1 8, 8 को 16 8 चौके 8 चौक 32, 8 5 40, 8 5 40 और बचा 3 2, 8 चौक 32, ये आया 54। अब ये 54 आया क्या, ये 54 आया भैया किलोमीटर पर आवर। और अब यहीं पर आप क्या करते हैं, गलती, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आप 54 ये निकालते हैं, आगे भूल जाते हैं किस में आया है और फटाक से कहते हैं भैया पहला आंसर आ गया मेरा, जल्दी से आगे बढ़े। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको देखना है ध्यान से कि आपका आंसर मीटर पर सेकंड में दे रखा है और क्या है क्वेश्चन, आपका जो उत्तर यहाँ पर आया है वो किलोमीटर पर आवर में आया है। अब इसको मीटर पर सेकंड में सिंपल सा बदलने का तरीका है, अगर आपको छोटे में बदलना हो तो छोटा ऊपर रहेगा, मतलब 5 और 18 में क्या छोटा है, 5 ही तो छोटा है, तो आपको छोटे में बदलना है। किलोमीटर बड़ा होता है, आवर छोटा होता है, तो आपको छोटे में बदलना है। तो 54 गुणे 5/18 कर लीजिए, 18 ठीक है, 18 54 और 5 15, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 4। तो अब आपका ये ऑप्शन सही होगा यहाँ से। ठीक है, मैंने किस प्रकार किया है मैं फिर से पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से रखिए, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा, इससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ऐसे क्वेश्चन थे वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे थे शायद कहीं से भोपाल से या कहीं और से चलने की बात हो रही थी, दूरी दे रखी थी कुछ, उसके बाद टाइम दे रखा था, उसमें 2 दिन का टाइम दे रखा था। ठीक है, इसमें तो सिंपल है, 1 ही दिन का टाइम दे रखा है। ठीक है, तो आपने निकाल लिया आराम से। 2 दिन निकालना हो तो आप 1 दिन रोकेंगे, 1 दिन पूरा हुआ 24 घंटे लेंगे, उसके बाद जितना था उसको ऐड कर देंगे उसी में, तो उस तरह से टाइम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे किया, मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, देखा क्या क्या दिया है, डिस्टेंस आपकी दी हुई है, समय दिया हुआ है कि 16 के बाद 17 एक ही दिन का गैप था, और यहाँ पर 9:45 5:45 था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सिंपल करने के लिए इसको 10 कर लिया और इसको 15 सेकंड बढ़ा दिया। देखिए इधर बढ़ाओगे तो इधर भी बढ़ाओगे, इधर बढ़ाए तो ये आपने 8 आवर निकाल लिया। सूत्र हमें पता है 432/8 मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकला आपका 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसको चेंज करना है क्योंकि आंसर जो आपका है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, तो 5/18 से गुणा कर दिया आपने और ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है ये। ठीक है, तो इतना पूरा क्वेश्चन होता है, सिंपल होता है, दिमाग में रखिएगा इसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी, मैंने कहा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनेगा। तो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। देखो अब आप दिमाग में रखना, अगर आप मानचित्र किसी का देख रहे हो तो मानचित्र में जो पैमाना होगा वो वास्तविक पैमाना नहीं होगा। ठीक है, मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर है उसका मतलब इन्होंने कहा है 110 मीटर से संबंधित होगा। मतलब अगर मैं कहूं कि मैं एक भारत का नक्शा बनाता हूं, कानपुर से वहां पर उत्तर प्रदेश की कानपुर से आपके आजमगढ़ की जो दूरी है वो आपकी 1 मानचित्र में आपकी वो 1 सेंटीमीटर है, परंतु जो 1 सेंटीमीटर वहाँ पर दूरी है वो आपकी 50 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो वही एक पैमाना दे रखा है, मान रखा है। ठीक है, कि जो मानचित्र में 1 सेंटीमीटर है वो ऐसे सिंपल में कितना है, तो 110 मीटर है। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतन चेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक माप दूरी मतलब मान लीजिए 2 दरवाजे, इनकी दूरी मानचित्र में कितनी है, तो 15.5 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों दरवाजों के कम से कम वास्तविक दूरी कितनी होगी, मानचित्र में इतनी है तो वास्तविक कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर बराबर इतने के, तो इतने सेंटीमीटर बराबर कितना, तो 15.5 गुणे 110 मीटर कर दोगे। अब आपने 15.5 गुणे 110 मीटर किया तो 11 × 5 = 55, आपका आएगा लगभग 1705। 1705 वो भी आएगा किस में, क्योंकि भैया मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आएगा मीटर में, और फिर वही चीज़
1705 आया है, पर वो मीटर में है। अब आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो किससे डिवाइड कर देना है, 1000 से भाग दे देना है। 1000 से भाग दिए तो कितने जीरो नीचे, 3 जीरो, तो 0.30 पहले लगा दीजिए, 1.705 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अब मैं फिर से बता रहा हूँ क्या क्या, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को आपको 2 बार बताता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने कहा जो मानचित्र में दूरी होगी वो वास्तविक दूरी नहीं होगी, वो एक एजम्पशन किया जाएगा। और इसमें कह रहा है कि मानचित्र की जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, पर ये जो 1 सेंटीमीटर मानचित्र में है वो वास्तविकता के 110 सेंटीमीटर के 110 मीटर के बराबर है। तो इन्होंने कहा भैया कि एक दरवाजा है, फतेह दरवाजा से लेकर पतनचेरू दरवाजे के बीच की जो मानचित्र में दूरी है वो 15.5 है, तो वास्तविक दूरी क्या होगी, तो 15.5 को आपने किससे गुणा कर दिया, 110 से गुणा कर दिया, पर आ रहा है मीटर में, पूछा गया है किलोमीटर में, तो आपको क्या करना है, फिर किलोमीटर में चेंज करना है, डिवाइड बाई, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मीटर, डिवाइड बाई 1000 कर दोगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा के 1.705। देखिए सिंपल मैथ मैं बता रहा हूँ जल्दी करने के लिए, बाकी करने के तो इसके बहुत तरीके हैं, आसान भी है और आपका जल्दी भी हो जाएगा। बताने में मुझे भले ज़्यादा समय लग रहा है, पर जब आप करने बैठोगे तो यहाँ से हमको नहीं लगता कि आपको पेन भी उठाना पड़ेगा। ठीक है, आप आसानी से निकाल ले जाओगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुक्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं मतलब जो बूते हैं, ठीक है, कपड़े बुनकर बनाते हैं, और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य में है, तो देखिए जब तक आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तब तक तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था, पर अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों ऑप्शन में रहे तो तेलंगाना सही लगा के आना, आंध्र प्रदेश मत लगा के आना, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक, फिर वही बता रहा हूँ कि अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ऑप्शन में रहे तो तेलंगाना को आप प्राथमिकता देंगे। ठीक है, वरीयता देंगे, तेलंगाना पे आप टिक लगा के आएंगे, क्योंकि 2 गोला भर नहीं सकते, गोला 1 के भरना है आपको। ठीक, और अगर ऑप्शन में एक है, या तो आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश पे लगा के आएंगे, या तो तेलंगाना है तो तेलंगाना पे लगा के आएंगे। ठीक है, तो इतना आपको दिमाग में रखना है यहाँ से। ठीक, तो पोचमपल्ली जिला एक गांव है, ठीक है, जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। मैंने कहा आवास रहने का साधन, ठीक है, तो कपड़े बनाए जाते हैं। पोचमपल्ली कहाँ पर है, तो पोचमपल्ली आपका तेलंगाना में है। ठीक, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। कुछ और जान लेते हैं, जैसे कुछ और साड़ियों के बारे में। पोचमपल्ली एक प्रकार की साड़ी है। ठीक है, तो कुछ और साड़ियों के बारे में जान लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है। एक आती है चंदेरी नामक साड़ी, और ये चंदेरी नामक साड़ी कहाँ पर पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। तो दिमाग में रखना है चंदेरी साड़ी कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कांजीवरम, तो कांजीवरम आपकी उड़ीसा में। ठीक, याद रखना है, चंदेरी आपकी कहाँ पर, एमपी में, कांजीवरम आपकी कहाँ पर, उड़ीसा में। कांथा, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं कहा हूँ कि 30 के साथ आपको 90 क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा, 60 से 70 मतलब 60 से ऊपर ही क्वेश्चन रहेंगे। चंदेरी एमपी में, कांजीवरम उड़ीसा में, कांथा आपका पश्चिम बंगाल में। ये बहुत पूछा जाता है, कांथा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। पूछा जाता है कलमकारी किससे संबंधित है, तो कलमकारी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा। कलमकारी आपकी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पटोला, ये बहुत क्वेश्चन बनता है, पटोला नामक साड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो पटोला गुजरात में। ठीक है, तो कितने बताया मैंने, चंदेरी आपको बताया एमपी में, कांजीवरम आपको बताया उड़ीसा में, कांथा आपको बताया पश्चिम बंगाल में, कलमकारी आपको बताया आंध्र प्रदेश में, पटोला आपको बताया गुजरात में। और भी होती है, एक ऐसी साड़ी होती है जो बनारसी आकृति पर होती है, पर वो कहाँ की, किसी बाहर की होती है। ठीक है, तो जैसे आपकी जमदानी होती है, ठीक है, एक जमदानी साड़ी से बनारसी साड़ी के नाम से जाना जाता है, पर ये जो जमदानी साड़ी जो बनाई जाती है वो आपकी पश्चिम बंगाल, कांथा और जमधारी दोनों आपकी पश्चिम बंगाल से संबंधित होती है। ठीक, तो ऐसा दिमाग में आपको रखना है, ये इतनी साड़ियों के नाम। ठीक है, तो अगर आप बस इतनी साड़ियों के आप यही आपके एनसीईआरटी में है। चंदेरी है, कांजीवरम है, कांथा है, कलमकारी है, पटोला है, जमदानी है, और आपने यहाँ देखा पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली कहाँ पर, पोचमपल्ली आपकी तेलंगाना से संबंधित होगी। ठीक, तो इतनी साड़ियों के नाम आपको दिमाग में रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए किसी एक शहर में केवल एक प्रकार या खजूर के ही वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहाँ पर है, तो भैया खजूर के वृक्ष केवल अबू धाबी में पाए जाते हैं। ठीक है, अबू धाबी है भैया आपके एनसीईआरटी में, तो केवल कहाँ पर पाए जाते हैं, अबू धाबी में पाए जाते हैं खजूर के वृक्ष। थोड़ा सा अबू धाबी के बारे में जान लेते हैं। अबू धाबी यूएई के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद फिर अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है।
ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो मुद्रा दिरहम है। भाषा क्या है, तो अबू धाबी की जो भाषा है वो अरबी भाषा वहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको कि अबू धाबी से तो मुद्रा केवल खजूर के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो अबू धाबी में पाए जाते हैं। उसके बाद मुद्रा क्या है, तो दिरहम मुद्रा है, बढ़िया मुद्रा है। उसके बाद भाषा क्या है, तो अरबी है। ठीक है, तो इतना आपको अबू धाबी से जहाँ भी नाम आएगा तो आपको दिमाग में रिकॉल होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भोपाल गांधीनगर की दिशा, मैंने कहा थीम में क्या है, दिशा भी है, तो दिशा में कौन सा आ रही है भैया, भोपाल कह रहे हैं। भोपाल कहाँ है, तो भोपाल आपका भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। अब देखो, इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको दिशा पता होनी चाहिए। इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण। ठीक है, अब बनाते हैं इसे। इन्होंने कहा भोपाल है, मान लीजिए ई भोपाल है, गांधीनगर के ठीक पूर्व में स्थित है। तो पूर्व में जाओगे तो गांधीनगर के ठीक पूर्व में स्थित है, तो ये हो गया आपका गांधीनगर और ये हो गया आपका भोपाल। ठीक है, पूर्व में है ना, देखो गांधीनगर के किधर है, ठीक पूर्व में स्थित है। तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में स्थित है। भोपाल का दक्षिण कहाँ है, नीचे ही तो आएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, बेंगलुरु है आपका। ठीक है, ये आपका भोपाल हो गया। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है, गांधीनगर के ठीक पूर्व में आपका ये भोपाल हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है, तो बेंगलुरु आपका ये ठीक दक्षिण में हो गया। बेंगलुरु, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन गलत कैसे होता है, लोग इसके सापेक्ष इसकी देखने, पूछ किसके सापेक्ष रहा, बेंगलुरु के सापेक्ष। मतलब आप कहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए, तो यहाँ से इसे चार्ट जहाँ पे खड़े आपको दिखा दे, जहाँ के सापेक्ष वहाँ पर ऐसे चौकोना खींच दीजिएगा। आपने खींच दिया ना चौकोना, ठीक है, आपने चौकोना खींच दिया और आपको पता है कि चौकोने में इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, और पूछ रहा है बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी, तो ई गांधीनगर है कि नहीं, तो भाई देख लो उत्तर पश्चिम होगी, उत्तर पश्चिम आपका तीसरा ऑप्शन हो गया। उत्तर पश्चिम तो है, इधर उत्तर हो गया, ये पश्चिम, इनके बीच में उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके बनाइएगा, जल्दी जल्दी ड्रॉ करिएगा, गलती मत करिएगा। किसके सापेक्ष पूछ रहा है, बस इसको ध्यान में रखिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पीतल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने मिश्र धातुओं को बताया था। मिश्र धातुओं का मतलब है जो एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है, उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, यह एक तत्व है, बिल्कुल नहीं भाई, तत्व नहीं है, यौगिक है। यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, तो दिमाग में रखना है आपको। पीतल क्या है, तो पीतल आपका कॉपर और जस्ता, कॉपर को क्या कहते हैं, कॉपर और जस्ता का एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें पहले भी आपको कुछ बताया था, जैसे पीतल के बाद बताया आपको लोहा, इस्पात जो है, इस्पात किससे बनता है, तो इस्पात कार्बन और लोहा का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु हो गया। उसके बाद सोल्डर एक होता है, सोल्डर पूछा जाता है, सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो इसके बाद पूछा जाता है सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है, तो जो सोल्डर होता है वो आपका लेड और टिन का मिश्र धातु होता है, तो ये भी दिमाग में आपको रखना है, सोल्डर। ठीक है, तो दिमाग में आपको रखना है पीतल कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु होता है, कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु। कॉपर को तांबा अगर हिंदी में आ जाए तो तांबा कहते हैं, तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। उसके बाद आपको बताया कि जो हमारा वो क्या कहते हैं, इस्पात जो होता है वो कार्बन और लोहे का, और जो सोल्डर होता है लेड और टिन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, नारियल के टैपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं, इन दोनों का प्रयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो टैपियोका कहीं पे आ जाए तो सीधे भागो किसके पास, केरल के पास। ठीक है, तो ऐसे आपको दिमाग में रखना है, सीधे केरल के पास भागना है। बाकी इसके बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको भोजन खान पान के बारे में पहले ही दे दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं, यह बड़ी तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं रहने के लिए और उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन कितना है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कब का है, तो ये चांगपा जनजाति है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपका होता है। ये आपकी जनजाति कहाँ की होती है? तो ये आपकी जो जनजाति होती है चांगपा जनजाति होती है, कहाँ पाई जाती है? तो ये चांगपा आदिवासी जनजाति होती है जो लद्दाख में पाई जाती है। और टेंट का जो डिज़ाइन होता है वो 1000 वर्ष से भी पुराना डिज़ाइन होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते। चांगपा जनजाति से संबंधित है तो क्या है, कहाँ रहती हैं? तो पहला ऑप्शन आ लद्दाख में रहती हैं। 1 वर्ष से भी पुराना इनका टेंटों का डिज़ाइन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बता दें तो यही जो चांगपा आदिवासी लोग हैं यही पश्मीना शॉल बनाते हैं, पश्मीना शॉल। और पश्मीना शॉल से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। पश्मीना शॉल को दिमाग में रखना है। एक जो शॉल होती है वो 6 स्वेटर के बराबर होती है। एक शॉल जो होती है वो 6 स्वेटर के बराबर होती है, मतलब पश्मीना जो शॉल सिली जाती है। उसके बाद आपको बताना है इनके तंबू जहाँ पर ये रहते हैं, तो एक जो टेंट बनाया जाता है इनके टेंटों को क्या कहते हैं? रेबो। टेंटों को रेबो कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। और 6 स्वेटर के बराबर होती है। बुनने में लगभग इसको 250 घंटे लगते हैं, तो ये भी दिमाग में रखना है। बुनने में कितना समय लगता है? 250 घंटे लगते हैं एक पश्मीना शॉल बनाने में। और ये ना हाथ से बुनकर बनाई जाती है, मशीनों से नहीं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो इतना तो आपको चांगपा जनजाति से दिमाग में रखना है। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या क्या बताया। चांगपा एक आदिवासी लोग हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? लद्दाख पर पाए जाते हैं, बहुत ऊपर रहते हैं, ठीक है। लद्दाख में बहुत ऊपर रहते हैं, बकरियों से अपना भोजन या पैना करते हैं। और बकरियों के जो वो ऊपर की खाल मतलब जो होते हैं फर होते हैं, उन्हीं से वो क्या करते हैं? पश्मीना शॉल बनाते हैं। और जो एक पश्मीना शॉल होती है वो 6 स्वेटर के बराबर होती है। लगभग 250 घंटे एक पश्मीना शॉल को बनाने में लगता है, क्योंकि हाथ से बुनकर ये बनाया जाता है। रेबो नामक टेंट में रहते हैं ये, ठीक है। और ये टेंट का जो डिज़ाइन है वो 1000 वर्ष से भी पुराना होता है। इतना आपको किसके बारे में? चांगपा आदिवासी लोगों के बारे में अपने दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आप सभी को आता होगा। हमारे देश में कुल कितने राज्यों की संख्या है? तो 28 राज्य हैं हमारे देश में, ठीक है। तो कुल 28 राज्य हैं हमारे देश में और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। यूनियन टेरेटरी हैं, इसको भी दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसमें सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल के खाड़ी पर। अगर बंगाल की खाड़ी पे बात करोगे तो बंगाल की खाड़ी कुछ ऐसे होगी, यहाँ से कश्मीर पे आएंगे हम, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बनेगा हमारा भारत का नक्शा, यहाँ से जाके ऐसे 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 जब हम ये ऐसे आ रहे होंगे तो यहाँ पर जो पड़ेगी ये हमारी बंगाल की खाड़ी पड़ेगी, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी में पूछ रहा है कौन से ऐसे 3 राज्य हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो यही है, उड़ीसा, आंध्र, पश्चिम बंगाल बिल्कुल पड़ेगा, तमिलनाडु पर। केरल नहीं पड़ेगा बंगाल की खाड़ी पे, तो ये नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र नहीं पड़ेगा तो कतई नहीं हो सकता है। केरल नहीं पड़ेगा तो ये भी नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन सही है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये आपकी बंगाल की खाड़ी समुद्र तट के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, नक्शा कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है। चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है? पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया था, अब की बार भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चिराओ आपको दिमाग में रखना है। चिराओ जो आपका लोक नृत्य है वो मिजोरम का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे साल पूछ लिया जाता है। पिछली बार तो ऑनलाइन पेपर था तो कई शिफ्टों में चला था, तो इसलिए कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। पर अब की बार ऑफलाइन है तो दिमाग में रखिएगा, एक ही पेपर बनेगा तो हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है? तो चिराओ आपका मिजोरम का नृत्य है, ठीक है। असम में आपका बिहू लोक नृत्य होता है, ये भी दिमाग में रखना है। उड़ीसा में ओडिसी लोक नृत्य होता है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। छत्तीसगढ़ में आपका होता है छऊ पाइका, नहीं, छत्तीसगढ़ में आपका होता है पडवानी। पडवानी एक लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बाद छऊ पाइका आपका झारखंड में, कहाँ? झारखंड में होता है छऊ पाइका, ठीक है। तो ऐसे कुछ लोक नृत्य आपको याद रखने हैं जहाँ पर होते हैं। तो चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है? चिराओ हमारा मिजोरम का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल है, ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान कौन है? लेह और लद्दाख, ऐसा दिमाग में रखना है। ठंडा रेगिस्तान कौन है? तो लेह और लद्दाख हमारे देश में ठंडा, यहाँ वर्षा बहुत कमी होती है, बर्फ़ से ढके रहते हैं। लेह लद्दाख देखिए ऊपर ही एकदम क्षेत्र है, बर्फ़ हमेशा जमी रहती है वहाँ पर, तो इसीलिए ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ठंडा रेगिस्तान जहाँ भी नाम आए तो लेह और लद्दाख का नाम आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब पेडागॉजी, यहाँ से इससे पहले तक आपकी क्या थी? एनसीईआरटी थी,
थीम पे बेस्ड, ठीक है। इससे पहले आपकी एनसीईआरटी थी थीम पे बेस्ड, अब जो आपकी आएगी वो अब आपकी आएगी पेडागॉजी, ठीक है। मतलब 15 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपकी पेडागॉजी होती है ईवीएस की, सिंपल सी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस मैं जिस तरह बोल रहा हूँ आपको उसी तरह अपने दिमाग में लेके हुए चलना है। आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है और कौन सा काय नहीं हो सकता है, बस। अगर इतना आप जानते रहेंगे तो आप कभी ऑप्शन गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, अनुपूरक नहीं है। देखिए कभी क्वेश्चन अगर हिंदी में नहीं समझ आ रहा है आपको तो तुरंत जाइए। सप्लीमेंट्री तो बिल्कुल नहीं है भाई, सप्लीमेंट्री नहीं है, अनुपूरक नहीं है, तो ये काट दिया आपने। एक सिंगल सब्जेक्ट तो सिंगल सब्जेक्ट भी नहीं है, आप जान लीजिए। अब आप ईवीएस पढ़ाते तो इसी में सामाजिक विज्ञान भी आता है, इसी में आपका भूगोल भी आता है, इसी में आपका इतिहास भी आता है, इसी में आपका सामान्य विज्ञान भी आता है, ठीक है। तो एकल विषय नहीं है, कई विषयों का समूह है आपका ये, ठीक है। एकीकृत, अब एकीकृत का मतलब होता है समन्वित या मिश्रित, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकीकृत ही है, एकीकृत ही है, दिमाग में रखिएगा। पर्यावरण प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, तो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब समन्वित, समन्वयित या मिश्रित, ठीक है। तो मतलब सभी सब्जेक्टों को हम एक साथ लेकर ईवीएस में पढ़ाते हैं, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, ठीक है। तो ऐसे सभी सब्जेक्टों को हम एक साथ रखते हैं और ईवीएस में बच्चों को पहले बताने का प्रयास करते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति क्या है, तो एकीकृत है, मतलब समन्वय, समन्वित है, मिश्रित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। मतलब अब एनसीएफ 2005, 100 बार आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बता चुका हूं, आज 101वीं बार बता रहा हूं, आज रट लीजिए इसे, ठीक है। एनसीएफ 2005, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। इसके लिए एक समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे हमारे प्रोफेसर यश पाल, ठीक है। इसके लिए एक थीम बनी थी जिसको कहते हैं एजुकेशन विदाउट बर्डन, एजुकेशन विदाउट बर्डन। एक निदेशक थे जिनका नाम था प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ठीक है। दिमाग में रखते चलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लिखते चलिए, दिमाग में रखते चलिए, ठीक है। एनसीएफ 2005 के लिए मतलब एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति। तो किसने लिखा था ये निबंध, लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहा जाता है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति इसी निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई है, जिसको लिखने का कार्य रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इतना तो आपको स्टैटिक पॉइंट है, आपको दिमाग में रखना है। अब कहा क्या गया था, कहा गया ज्ञान को भैया बाहरी जीवन से जोड़ दिया जाए, किताबी शिक्षा न दी जाए, छात्र केंद्रित शिक्षा दी जाए, मतलब पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षा ना हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, खेल को जीवन में महत्व दिया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देखा कि इसमें बताया गया कि जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो परामर्शदाता, सुविधादाता या फिर अब सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आपको दिमाग में ही रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए कथनों में से ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। पहला, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। सीमाएं मतलब कहीं ना कहीं हम नियंत्रण कर रहे हैं, तो यहाँ पर शिक्षा को नियंत्रित करने की बात नहीं की गई थी, ठीक है। तो दिमाग में रखिएगा सीमाएं होना, ये आपका सही आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे दिमाग में आपको रखना है, अगर सीमाओं की बात करेंगे हम तो ये आपका सही आंसर नहीं। देखिए ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद दूसरा है रट कर सीखने को हतोत्साहित करना। अरे राम रे, ये तो सबसे गलत है भाई, ऐसे क्वेश्चनों को तो कभी सही नहीं करना है, बिल्कुल हतोत्साहित, ठीक है। किताबी शिक्षा से प्रस्थान और स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर, ये एकदम सही है। तो सबसे पहले देखो डी किसमें किसमें है, एक में तो डी है। अच्छा, रटकर हतोत्साहित करना, प्रोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित मतलब मना करना है, तो बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है। हतोत्साहित करना मतलब मना करना, तो बिल्कुल हो जाएगा। किताबी शिक्षा से प्रस्थान मतलब किताबी शिक्षा से हम क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। केवल किताबी शिक्षा नहीं, एजुकेशन को हम एक मनोरंजन के रूप में लेंगे, मतलब बच्चे सीखें इसे। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। तो सबसे पहले हमें खोजना है किसमें किसमें डी है, तो केवल एक में डी है, तो यही सही होगा हमारा, बी सी डी हमारा सही है, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? पहला, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। बिल्कुल, जिज्ञासा और रचनात्मकता का आप पोषण करेंगे। पोषण का मतलब कहीं ना कहीं उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। बच्चों को खोजपूर्ण व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना, तो बिल्कुल होगा भैया, खोजपूर्ण व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करोगे तो ईवीएस और बेहतर हो जाएगा, उनका एनवायरनमेंट के बारे में और जानकारियाँ मिलेंगी उन्हें। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्त करता, निश्चित निकाय भैया नहीं, ये नहीं कि ज्ञान इतना ही ज्ञान बच्चों को देना है हमें, उसके अलावा ज्ञान नहीं देना है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तो पहला, दूसरा, तीसरा मतलब ए बी सी ऑप्शन देखेंगे। ए बी सी ऑप्शन आपका कहाँ पर है? ठीक है, ए बी सी आपका यही तो दूसरा ही तो ऑप्शन है आपका, ए बी सी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेडागॉजी है, सिंपल सा, आप पढ़ते चलेंगे आसानी से हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन पूछ रहा है? सत्य है भैया, तो सत्य वाला कथन देख लेते हैं। ठीक है, यह बाल केंद्रित है, तो बिल्कुल है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित। किताबी है? किताबी तो नहीं है। इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है। ठीक है, प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, बिल्कुल। अच्छा, ये भी सही है। अब आपको देखना है कौन सा ज़्यादा बेहतर पुनः प्राप्ति प्रथाओं पर केंद्रित है, मतलब पुनः प्राप्ति होती है, तो ये उतना उचित आंसर नहीं हुआ, तो ये दोनों हमने काट दिया। अब आपके पास दो आंसर बचे। पहला है यह बाल केंद्रित है, और तीसरा ऑप्शन बताया इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है। तो ईवीएस में ना प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल तो होता है, ठीक है, बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं होता, पर जो बालक अपने मन से जितना सीख पाएगा, खोज कर जितना सीख पाएगा, वो उतना बेहतर सीखेगा। इसीलिए यह बाल केंद्रित है, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको ना, कि आपको जब दो सही मिले तो सबसे बेस्ट खोजना है, तो बाल केंद्रित सबसे बेस्ट होगा, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब क्यों है ये बताना है। ठीक, बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए। उसके बाद बच्चों द्वारा रटकर, सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मतलब कौन सी नहीं है आपको, मतलब कौन सी करने में आपको दिक्कत होगी शिक्षकों को, तो बिल्कुल रट के सिखाने के लिए, यही तो नहीं है हमारा, यही गलत। अवधारणाओं को वर्णन करना है, बिल्कुल करना है आपको। ठीक है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को सीखने के एक मात्र साधन के रूप में उपयोग करने के लिए, सीखने का साधन बिल्कुल हम साधन लेंगे, तो रट कर सिखाने के लिए यही एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, तो इसको नहीं कराना है बालकों को, तो यही हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आपका 80 नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चुनौतीपूर्ण, एक मिनट जरा मैं क्वेश्चन फिर से आपको देख के बताता हूँ। चैलेंजिंग फॉर, अच्छा चैलेंजिंग फॉर टीचर्स ना भैया, चैलेंजिंग फॉर टीचर्स मतलब टीचर्स के लिए कौन यह कार्य करना सबसे बेहतर होगा पूछा जा रहा है। भाई गलती हो गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। ठीक है, मतलब टीचर्स के लिए पूछा जा रहा है, चैलेंजिंग फॉर टीचर्स, तो टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए भैया रट कर सीखना ये भी नहीं कराना है। वर्णन करने के लिए ईवीएस में वर्णन नहीं करना है आपको, विचार विमर्श करना है, तो ये भी गलत हो गया। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को एकमात्र साधन है, वही मैं कह रहा हूँ, एकमात्र दिया था तब भी नहीं गलत हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण मतलब सबसे बेहतर तरीका क्या होगा सिखाने के लिए, तो बच्चों के लिए रचनात्मकता और पहल करने के लिए कहना, ये सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है, कर सकता है? ठीक है, संदर्भ पुस्तकें, बिल्कुल पुस्तकें कर सकती हैं, बिल्कुल ये गलत नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अभी इससे अब आपको गलत नहीं हो सकता ये नहीं देखना है, कौन सा सबसे बेटर है ये देखना है आपको। ठीक है, तो संदर्भ पुस्तकें हो सकता है, कहानी और आख्यान बिल्कुल हो सकता है, ये संदर्भ पुस्तकों से भी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपका कहानी और आख्यान। पाठ्य पुस्तक परीक्षा नहीं ईवीएस के लिए, विवरण नहीं, विचार विमर्श होगा। ठीक है, तो बचा आपके पास संदर्भ पुस्तकें और कहानी और आख्यान, तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास कहानी और आख्यान हो गया, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो दिमाग में रखना है कि ईवीएस अगर आपको पढ़ना है तो बच्चों को थोड़ा सा कहानी की तरह पढ़ाना है, रटाना नहीं है वहाँ। ठीक है, थोड़ा सा मूर्त चीज़ों से अनुभव कराना है उनका, और फिर आगे बच्चों को आपको ईवीएस पढ़ाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है? तो अभी मैंने विषय बताया, विषय का मतलब कौन सा थीम है, तो अभी मैंने बताया परिवार और मित्र, तो बिल्कुल यही थी। परिवहन के साधन नहीं है, जल संरक्षण नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं है, तो परिवार और मित्र 82 हमारा। अब जान लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा आपको विषय पढ़ना होता है इसमें। ठीक है,
तो विषय के रूप में जो मैंने आपको पहले बताया, तो जो पाठ्यक्रम या विषय होता है ईवीएस का, जैसे पहला आपका पॉइंट हो गया यही आपका परिवार और दोस्त, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो जल का संरक्षण के बारे में नहीं, केवल जल के बारे में लिखा है। तीसरा बात करते हैं भोजन, ये सब थीम है, ये सब विषय हैं आपको जो पढ़ने होते हैं। अभी भोजन से क्वेश्चन बना नहीं, टैपियोका, नारियल के तेल में मछली, सरसों के तेल में मछली, तो भोजन आपको पढ़ना होता है। आश्रय, अभी आपने रहने का स्थान देखा ना, कौन कहाँ पर रहता है। कोई बांस में 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभों पे अपना घर बनाता है, कोई जो घर बनाता है वो मिट्टी के बनाता है, जैसे राजस्थान में मिट्टी के घर बनते हैं, तो आश्रय हो गया आपका। उसके बाद फिर आपको पढ़ना होता है यात्रा। अभी हमने देखा कि कोई व्यक्ति था, यहाँ से यहाँ जाता है तो कितना समय लगता है, कितनी चाल लगती है, तो यात्रा भी आपका है। उसके बाद एक और है परिवार, दोस्त, जल, भोजन, आश्रय, यात्रा और निर्माण, मतलब आपको कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो ये आपकी इतनी थीम है, इतने विषय आपके ईवीएस के अंदर अंतर्गत आते हैं। परिवार और दोस्त, जल आता है, भोजन आता है, आश्रय आता है, यात्रा आता है और निर्माण आता है, ठीक। तो ये दिमाग में आपका रखना है, ठीक। तो इतने आपकी थीम आपको पढ़नी रहती है ईवीएस के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। करके सीखना है, ठीक है, मतलब हम कुछ करेंगे फिर हमें सीखेंगे, ठीक है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए आपका, ठीक है। उसके बाद जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। करके सीखने के लिए भी हो सकता है। याद कहाँ करना है भैया, याद ही तो सबसे गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका गलत होगा। ए बी सी किसमें है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ए बी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है गतिविधियां आयोजित करके। बिल्कुल, गतिविधियां आयोजित करके। गतिविधियां आयोजित नहीं की जाती हैं, ठीक है, दिमाग में रखिए, गतिविधियां आयोजित नहीं की जाती हैं, ठीक है, गतिविधियां कराई जाती हैं, ठीक, आयोजन नहीं किया जाता, आयोजन तो प्रोग्राम का किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन नहीं सही होगा, यही थोड़ा सा पकड़ना था आपको, ठीक। गतिविधियां कभी आयोजित नहीं की जा सकती हैं, आयोजन तो आपके प्रोग्राम किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद गतिविधियों के बाद चर्चा, बिल्कुल चर्चा करेंगे। शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाए। देखिए मैंने कहा ना, गतिविधियां क्या की जाती हैं, तो संचालित की जाती हैं, आयोजित नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पकड़िएगा, ये हिंदी की भाषा का मिस्टेक है, जो गलत यहाँ पर बताएगा, तो ये सही है आपका। बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, तो बिल्कुल बढ़ावा दिया जाता है ईवीएस में। तो गतिविधियाँ आयोजित नहीं की जाती हैं, गतिविधियाँ हमारी क्या की जाती हैं, संचालित की जाती हैं, ठीक है। तो ये आप शब्द को दिमाग में रखेगा। तो ए गलत है आपका, बी सी डी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी सी डी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं। क्षेत्र भ्रमण भैया ईवीएस पढ़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्षेत्र भ्रमण, तो इससे ज़्यादा बेहतर ये ऑप्शन हो गया। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो इसको भी काटो। आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है, तो ये भी काटो। तो पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि पौधा अगर आपको पढ़ाना है तो कहा चलो भैया घूम के आते हैं, आपको पौधे दिखाते हैं, किसी की पत्ती मोटी, किसी की पत्ती चौड़ी, किसी की पत्ती गोल, तो यही तो पौधे के बारे में बताना है, और जब दिखाओगे जाके तभी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह नानी द्वारा पेड़ को पढ़ा जाना आपके क्लास 2 में है, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो बस क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, तो यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए उपयोगी संसाधन हो सकता है। पाठ्य पुस्तक तो है ही है, और कौन सा हो सकता है भैया, समाचार पत्र बिल्कुल होता है। समाचार पत्र पढ़ोगे तो वातावरण के बारे में जानोगे कि अगल बगल क्या हो रहा है, ठीक है, तो समाचार पत्र भी हो सकता है, तो ए ऑप्शन सही है आपका। दूसरा, सर्वेक्षण, मतलब सर्वे करने जाओगे तो कहीं सर्वे करना, ठीक है, तो सर्वे में आपको कहीं ना कहीं ईवीएस के रूप में बढ़ावा देखने को कम मिलेगा, ठीक है। तो सर्वेक्षण नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सर्वे का ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ईवीएस में आपको कैसे पढ़ने,
सीखने में कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो समाचार पत्र से मिलेगा। ट्विटर भी तो सामुदायिक होता है, पब्लिक प्लेस जहाँ भी हैं समुदाय के सदस्य, उससे मिलेगा। तो ये सर्वेक्षण आपका गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। तो समाचार पत्र, ट्विटर और मतलब ए सी और डी तीसरा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, ए सी और डी। तो सीखने का जो प्रमुख साधन है दिमाग में, समाचार पत्र हो गया, ट्विटर हो गया, समुदाय के सदस्य हो गया, एफबी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है। मतलब जहां पर आप दूसरों से मिलकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हो, और मिलकर कैसे का मतलब है कि इन्वायरमेंट के संबंधित, मतलब कहीं ना कहीं आप वातावरण में मिलते हो और अपने भावों का आदान प्रदान करते हो। ईवीएस सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्वेक्षण नहीं होगा आपका, बाकी सब होगा, इसीलिए ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है समुदाय के सदस्यों के माध्यम से। तो बिल्कुल आपके समुदाय में जितने सदस्य होंगे उनसे भोजन मैंने कहा भोजन थीम है, अभी बताया आपको, इसको पढ़ना होता है। तो आपके समुदाय में जैसा भोजन होगा, जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि सबसे बढ़िया रीति ऐसी चलती है कि कहीं पर नॉनवेज कभी नहीं खाया जाता, कि खाना ही नहीं है भाई, नॉनवेज सबसे बेकार चीज़ है। कहीं कहीं पर नॉनवेज डेली खाया जाता है, ये भी आप समुदाय से ही सीखते हैं। पर कहीं कहीं कहते हैं भैया मंगल नहीं खाना, शनिवार नहीं खाना, बृहस्पति नहीं खाना, बाकी दिन खा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप कैसे सीख रहे हैं, अपने वातावरण से ही तो सीख रहे हैं, ठीक है। तो यही वातावरण से सीखते हैं, समुदाय से सीखेंगे। सर्वेक्षण किया जाता है भोजन थीम से संबंधित। अब भोजन के लिए आप सर्वे करोगे, जो कैसे सर्वे करोगे, आप जाओगे दूर दूर, देखोगे कहाँ पर भैया भोजन किस प्रकार का मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप सर्वेक्षण करोगे। क्षेत्र भ्रमण तो होगा ही होगा, नारे कहाँ दिलवाओगे बच्चे से भैया, तो यही गलत हो गया आपका। तो ए बी सी पहला ऑप्शन आपका सही हो गया भोजन थीम के लिए, यदि सर्वेक्षण किया जाता है। यदि सर्वेक्षण, अगर हम जाएंगे अगल बगल देखेंगे भैया यहाँ पर का बाटी चोखा बन रहा है, यहाँ पर लिट्टी चोखा बन रहा है, यहाँ पर टाइपियोका बन रहा है, यहाँ पर लिंग हु फेन, हांगकांग का सबसे फेवरेट भोजन लिंग हु फेन, सांप को पकाकर खाया जाता है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे बहुत आते हैं पेपर में, अब आजकल आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे जहां पर आप देखते हैं कि एक से ज़्यादा सही होते हैं, और अब एक से ज़्यादा सही है तो कहीं ना कहीं आपको सही पकड़ना होता है, ठीक। तो क्वेश्चन है आपका, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है। समूह कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आपका उपयुक्त उपकरण क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला है आपका, वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। तो बिल्कुल भैया सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। तो हम आपसे मिलेंगे, वातावरण में हैं आप, तो कहीं ना कहीं हम आपके बीच, हमारा जो आपका मतलब एक तरह से मित्रता है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यही सामाजिक संपर्क बनेगा। बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। इसीलिए तो मिड डे मील जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं कि जो बच्चे हैं ना, उनके अंदर हीन भावना ना आए, बचपन से ही वो एक दूसरे को समान लेकर चले, ठीक है। चाहे अब होता क्या है कि बच्चे रूढ़िबद्धता से ग्रस्त हो जाते हैं, कहते हैं कि ये जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर अलग कर दिया जाता है। तो ये अलग ना रहे, एक ही साथ भोजन करें, एक ही साथ भोजन करके कहीं ना कहीं उनके अंदर जो भेदभाव की भावना आती है वो दूर हो जाए पहले से, ठीक है। ये भी सही है। ईवीएस एक मात्र लग गया, और मैंने कहा भैया एक मात्र कहीं भी लग जाए, केवल लग जाए तो गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन आपका पहला सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन में स्व आकलन है, ठीक है। तो पहले मैं आंसर बता दे रहा हूँ। स्व आकलन होता है सीखने के रूप में आकलन, ठीक है। जो स्व आकलन आपका होता है वो होता है सीखने के रूप में आकलन, ठीक है। देखिए अब सीखने के रूप में स्व आकलन क्या होता है, स्व आकलन आपका सीखने के रूप में आकलन होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाकी सब क्या होता है। एक होता है सीखने का आकलन, ठीक है। ये क्या होता है, ये जब आप सीखने की प्रक्रिया से पहले, सीखने की प्रक्रिया से पहले जो आपका आकलन किया जाता है वो आपका क्या होता है, सीखने का आकलन। मतलब अब आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी स्कूल में आपको या किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो उस एडमिशन में लेने के लिए आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आपका सीखने का आकलन होता है। जैसे बीएड का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये आपको इसलिए लिया जाता है कि जो आपको सिखाया जाएगा वो आप सीख पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो सीखने, अरे नहीं, गलत हो गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं। सीखने का आकलन ये नहीं होता है, जो मैं आपको बताया हूँ वो सीखने के लिए आकलन होता है, ठीक है। फिर से आते हैं एक बार। स्व आकलन हमारा हो गया सीखने के रूप में आकलन। अब सीखने के लिए आकलन क्या होता है, तो ये आकलन होता है सीखने की प्रक्रिया से पहले किया गया आकलन।
ठीक है। तो मैंने कहा सीखने की प्रक्रिया से जो पहले आकलन किया जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सीखने के लिए आकलन कहलाएगा। मतलब जो आपको सीखना है कि आप यह सीख पाएंगे या नहीं, इसके लिए जो आपका आकलन किया जाएगा वो सीखने के लिए आकलन किया जाएगा। मतलब आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ बीएड में, जो आपको सिखाया जाएगा आप उसके लायक हैं कि नहीं सीख पाने के, इसके लिए जो आकलन, तो के लिए आकलन मतलब सीखने के लिए, मतलब अभी आपको सीखना है, आपने सीखा नहीं है, तो इसके लिए जो आकलन होगा वो सीखने के लिए आकलन होता है। ठीक है, सीखने का आकलन। अब बाद मतलब सीखने के बाद जो आपका अर्धवार्षिक या वार्षिक रेयरली एग्ज़ाम होता है, या फिर आपका बीएड का जो वो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, तो वो सब आपका सीखने का आकलन होता है। मतलब जो आप शिक्षण प्रक्रिया के बाद किया गया आकलन सीखने का आकलन कहलाता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, सीखने के लिए आकलन, तो के लिए में क्या, शिक्षण प्रक्रिया से पहले किया गया आकलन। सीखने का आकलन शिक्षण प्रक्रिया, मतलब अब आपको पढ़ा दिया गया है, आपने कितना सीखा है ये जांचने के लिए सीखने का आकलन। सीखने के रूप में जब आप स्वयं से आकलन करते हो, स्वयं से आकलन करते हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, सीखने के रूप में आकलन। और सीखने के माध्यम में या सीखने में आकलन क्या कहलाता है, जब आप शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो आकलन करते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पूछ लिया हाँ भाई ये क्वेश्चन बताइए सभी लोग, तो आप ये जो आकलन कर रहे होंगे ना, ये आपका सीखने में आकलन कहलाएगा, सीखने के माध्यम से मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक है, तो फिर मैं पूरा बता रहा हूँ। सीखने के लिए आकलन, शिक्षण प्रक्रिया से पहले किया गया आकलन सीखने के लिए आकलन। सीखने का आकलन, शिक्षण प्रक्रिया के बाद किया गया आकलन सीखने का आकलन। सीखने के रूप में आकलन, स्वयं से किया गया आकलन आपका सीखने के रूप में आकलन। और सीखने में आकलन, तो शिक्षण के दौरान किया गया आकलन सीखने में आकलन कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार पूछा जाता है, तो चारों को दिमाग में रखना है। वीडियो पॉज कर करके आप लिख लीजिएगा, एक एक लाइन है, आप लिख लेंगे तो बेहतर ढंग से आप जान जाएंगे इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। काहे में किया जाएगा भैया, आप शिक्षक ही तो बनने जा रहे हो, तो हर बच्चे की आप अपने डायरी में कुछ ना कुछ रिपोर्ट लिखोगे। अब उस रिपोर्ट का कहाँ पर आप उपयोग करोगे, ठीक है, या रिपोर्ट लिखो या कुछ भी लिखो, तो उसका उपयोग कहाँ पर होगा, शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन में बिल्कुल हो सकता है। और भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन, बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने में हो सकता है, पर इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसे काट देंगे। बच्चे के सीखने के साक्ष्य दर्ज करने के लिए, का सीखें का नहीं, तो ये भी इससे बेहतर नहीं है। रिकॉर्ड रखने के लिए, तो ये भी नहीं है। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, शिक्षण अधिगम। आप लिखते हो, कुछ गलतियाँ दर्ज करते हो, अपना फीडबैक, तो क्या करते हो, अपनी रणनीतियों को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, रिव्यू करते हो, समीक्षा का मतलब संशोधन करते हो, कहीं ना कहीं इंक्लूजन करते हो कुछ ना कुछ। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं सिमुलेशन करते हो कुछ ना कुछ। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी कि आप अगर कोई डायरी बनाओगे तो शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए बनाओगे। ठीक है, तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। ईवीएस के आपके 30 क्वेश्चंस थे। 30 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि आपके 30 तो बेस क्वेश्चन कवर ही हुए, इसके बाद आपके 40 अलग क्वेश्चन हुए, तो लगभग आपने 70 प्रश्नों को यहाँ से कवर कर लिया। ठीक है, थीम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईवीएस में 30 लाना चाहते हैं, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका कुछ गलत होता। अगर आप पढ़ें, थीम पढ़ें, थीम तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपको, हर एक थीम पढ़ा रहा, परिवार और मित्र के बारे में बताया, जिसके ये क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे प्राथमिक इकाई क्या होती है और द्वितीयक इकाई क्या होती है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि आवास का है, खान पान क्या होता है, तो ये सब आपको पढ़ते रहना। ठीक, तो अभी बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, और अपने आप को बेहतर बनाइए। मैं यही चाहता हूँ कि पढ़ने वाले सभी लोग 120 प्लस रहें, तो आपके लिए बेहतर होगा। मान लीजिए अगर 1/4 जुड़ता है तो कहीं ना कहीं आप पीछे ना रहें सबसे, तो इसीलिए आप 120 प्लस लाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अब हमारी जो बेसिक वीडियो होगी वो मैथ या हिंदी की होगी, क्योंकि हमने सीडीपी का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, ईवीएस का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम मैथ या हिंदी पर आएंगे। तो कल मतलब एक दिन में एक वीडियो आप आराम से पढ़ते जाइए, आराम से देखते जाइए, पेपर तक मैं सभी कवर कर लूँगा। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके 120 से कम नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, ऐसे ही अच्छे बने रहिए, मौज करते रहिए और सबसे बेहतर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।